किसमें? हाँ नहीं कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन है जूम में। चलो आ रही है सबको आवाज? जानवी? यस सर। ओके, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अभी जस्ट इसका फंक्शन है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करना। हाइपर मतलब ज्यादा, क्योंकि ये ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, इसलिए इसका नाम हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। ये कैसे भी करके ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा। जैसे कि ये क्या करेगा, तो इंटेस्टाइन से ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा। ये ट्राई करेगा कि किडनी से जो यूरिन में से बाहर कैल्शियम रह जाने वाला है यूरिन के जरिए, उसे वापस खींच के ब्लड में डालेगा। और अगर फिर भी उसे कैल्शियम कम पड़ेगा तो वो बोन से निकाल लेगा। तो बोन का कैल्शियम अगर निकाल देगा तो बोन वीक होने लगेंगे, पर अल्टीमेटली ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा तो और भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए धीरे धीरे वो कुछ भी करके कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। अब टीसीपी जो आपने पढ़ा था, थायराइड में पढ़ा था थायराइड कैल्सिटोनिन, ये जो हार्मोन है वो कैल्शियम का लेवल बनाए रखने में इस हार्मोन के साथ में है। मतलब ये दोनों हार्मोन मिलके बॉडी में कैल्शियम लेवल मेंटेन करते हैं। इसके बाद थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड का लोकेशन चेस्ट के मिडल में। ये एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर में डिवाइडेड, मतलब छोटे छोटे लोब से डिवाइडेड स्ट्रक्चर है। एक्चुअली में इसके दो लोब होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। और एग्जैक्टली ये कहाँ आया हुआ है, लंग के बिटवीन, दो लंग्स के बीच में। और स्टर्नम नाम का जो बोन है जहां रिब्स अटैच होती है उसके जस्ट बिहाइंड। और एओर्टा के कौन सी साइड, वेंट्रल साइड। डोर्सल हमारी पीछे की सरफेस होती है, और नोज और माउथ और आंखें जहां है वो वेंट्रल सरफेस है। तो एओर्टा की जो वेंट्रल सरफेस होगी वहां आया है। स्टर्नम के पीछे है और एओर्टा के आगे है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब स्टर्नम और एओर्टा के बीच में और दो लंग्स के बीच में। तो ये उसका लोकेशन हो गया। एग्जैक्ट यहाँ लोकेशन भी दिखाया है कि कहां कैसे होगी वो ग्लैंड। इस ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? थाइमस ग्लैंड का मेजर रोल इम्यून सिस्टम से है। ये इम्यूनिटी सर रखने का काम करती है, उसे डेवलप करती है। क्या सर ये फिर से बताओ ना, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? तो लंग्स के बीच में, बराबर, स्टर्नम के पीछे और एओर्टा की वेंट्रल साइड, मतलब आगे की तरफ। तो एग्जैक्टली ये स्टर्नम और एओर्टा के बीच है और दो लंग्स के बीच में है। मतलब चेस्ट का मिडल पोर्शन है एग्जैक्टली वहां। और इसका मेन फंक्शन है इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट। इम्यूनिटी का मेन जो फंक्शन इम्यूनिटी का वो थाइमस ग्लैंड की वजह से ही है। ये कौन से हार्मोन्स को सिक्रेट करती है? तो इसका हार्मोन भी अगेन पेप्टाइड मतलब प्रोटीन हार्मोन ही है, और उस हार्मोन का नाम थाइमस से रखा है, थाइमोसिन। इस हार्मोन के जरिए वो इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। राइट कहाँ है? चेस्ट के मिडल में, स्टर्नम और एओर्टा के बीच और दो लंग्स के भी बीच में। थाइमस ग्लैंड जो है उसमें थाइमोसिन हार्मोन जो उसका फंक्शन क्या? तो इसका फंक्शन है डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स व्हिच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अगर हम WBC देखें तो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, जनरली उसे हम इम्यूनिटी के साथ जुड़े हुए सेल्स कहते हैं। यही बॉडी में डिफरेंस देते हैं, यही सोल्जर्स है। पर WBC में बहुत से टाइप्स है, और उनमें एक टाइप WBC में जो सेल का है वो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स मतलब जो सेल्स लिम्फ के अंदर है। लिम्फ नाम का एक लिक्विड होता है जो ब्लड से फिल्टर होने की वजह से बनता है, और उसमें जो सेल्स होते हैं उसे लिम्फोसाइट्स कहते हैं। वो दो टाइप के होते हैं। ये दोनों सेल्स बनते कहाँ है? बोन मैरो में। इनका बर्थ प्लेस बोन मैरो है। पर एक मैच्योर होता है बोन मैरो में, इसलिए उसका नाम बी है। वो कहाँ मैच्योर होता है? जहां वो जन्म लेता है वही उसका मैच्योरेशन है। पर दूसरे सेल टी हो जाते हैं, क्योंकि वो कहाँ मैच्योर होते हैं?
थाइमस में जाने के बाद, इसलिए ऐसा लिखा है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि शुरुआत में बने हुए लिम्फोसाइट्स एक ही जैसे होते हैं, उसमें कोई बी और टी नहीं होता, सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, फिर उसे बदला जाता है, एक जैसे दिखने वाले सेल्स बोन मैरो में बदल के बी हो जाते हैं, और थाइमस में जो सेल्स होते हैं उसको अलग शेप में बदला जाएगा या उसको मॉडिफाइड किया जाएगा, और वो मॉडिफाइड सेल्स टी बन जाएंगे। सेल्स के उसी मॉडिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होना या डिफर होना, साफ मीनिंग है इसका। शुरुआत में हम सब एक जैसे थे 10th स्टैंडर्ड तक, फिर कोई साइंस में चला गया, कोई कॉमर्स में चला गया, ये वैसी चीज है। सारे सेल्स बने तो एक ही जैसे थे, बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स, पर अपने काम के हिसाब से फिर उनको अपना शेप और अपना फंक्शन बदलना पड़ा, ये बदलाव को डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये डिफरेंशिएशन तभी हो सकता है जब थाइमोसिन फंक्शन करे। तो टी लिम्फोसाइट्स थाइमोसिन की वजह से बनते हैं। ये बी और टी दोनों से मिलने वाली इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये बी और टी हमारी बॉडी के किलर सेल्स हैं, ये जहां जहां बैक्टीरिया वायरस फंगस सब दिखता है उसे मार डालते हैं, ये किलर है। फॉरेन सब्सटेंस को या फॉरेन खास करके एंटीजेंस या फॉरेन पार्टिकल्स को मारना इसका फंक्शन है। ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी का प्रमोशन करवाते हैं, याद है ना एंटीबॉडी, तो कहते हैं कि बी सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं, और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब थाइमोसिन आए। एंटीबॉडी से हमें मिलने वाली इम्यूनिटी का नाम क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसलिए कहते हैं कि एक बार इंसान को थायराइड अगर टाइफाइड हुआ है और 2 महीने के बाद तुरंत ही ये टाइफाइड के बैक्टीरिया वापस बॉडी में आएंगे तो इंसान को कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये पहली बार जब ये टाइफाइड हुआ था तब उससे एंटीबॉडी बन गए थे, अब वो तैयार है, अगर कुछ वक्त के अंदर, कुछ टाइम पीरियड के अंदर वापस टाइफाइड के बैक्टीरिया अंदर होते हैं तो ये एंटीबॉडी उसे मार डालेंगे। ये एंटीबॉडी स्पेशल टाइप का फोर्स है, सोल्जर स्पेशल टाइप की, स्पेशल जिसको कहते हैं स्पेशल फोर्स, ये स्पेशल फोर्स है। बी और टी का तो क्या है कि बी और टी को सबको मारते हैं, कॉमन है सबके लिए, कि जो दिख गया उसे मारेंगे, टाइफाइड को भी, टाइफाइड के बैक्टीरिया को भी मारेंगे, कोलेरा के बैक्टीरिया को भी मारेंगे, टीबी के बैक्टीरिया को भी मारेंगे, मतलब वायरस को भी मारेंगे, फंगस को, सारे, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है किसी को मारेंगे। एंटीबॉडी बहुत स्पेसिफिक होते हैं, टाइफाइड के एंटीबॉडी टाइफाइड के बैक्टीरिया को ही मारते हैं, इससे खतरनाक रिस्पांस क्रिएट होता है क्योंकि काम बहुत स्पेसिफिक है। और ऐसी इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं जो एंटीबॉडी की वजह से बनती है, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग 12th साइंस में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है उसमें हेल्थ में ह्यूमन। ऐसा कहते हैं कि थाइमस जो है वो धीरे धीरे डिजनरेट होने लगती है जब इंसान कम सी एज में पहुंचता है, ओल्ड एज में, और अगर थाइमस डिक्रीज होने लगेगी तो धीरे धीरे इम्यूनिटी भी लो होगी क्योंकि थाइमोसिन कम होने लगेगा, इसलिए ओल्ड एज में इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट इम्यूनिटी रिस्पांस ओल्ड पर्सन में काफी लो हो जाएगा क्योंकि थाइमस है वो डिजेनरेट हो रही है। सर ये जो एंटीबॉडीज होती है उनका वो जो लड़ सकती है वो कुछ टाइम तक ही होता है? हाँ, एंटीबॉडी कैसा होता है कि जैसे टाइफाइड की एंटीबॉडी है उसका वक्त कितना, तो 4-5 महीने। हाँ, अगर आपको अभी टाइफाइड हुआ है तो वो टाइफाइड से बने एंटीबॉडी आपको तो 4-5 महीने बचाएंगे। सर्दी जुकाम के एंटीबॉडी तो करीबन 15 दिन के लिए ही रहते हैं, फिर दोबारा से वो डिजीज होने के चांसेस है। कोरोना वायरस की वैक्सीन से जो एंटीबॉडी बनेंगे, वैक्सीन भी एंटीबॉडी बनाती है, वो एंटीबॉडी 1 साल के लिए रहने वाली, 1 साल के बाद या तो आपको दोबारा वैक्सीन लेनी है या तो फिर आपको डिजीज आएगा या फिर तब तक डिजीज वीक हो गया होगा, जो भी है, तो वो तो डिजीज पे पोलियो की और वो एंटीबॉडी, हाँ, ऐसे डिजीज में सब पोलियो है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, मम्स है, इन डिजीज में कैसा है कि उनके बने हुए एंटीबॉडी लाइफ लॉन्ग रहते हैं क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं बॉडी में, टी सेल में भी बहुत से टाइप होते हैं, उसमें मेमोरी नाम के टी सेल्स होते हैं ना, वो उन वायरस को जिंदगी भर याद रख लेते हैं, इसलिए उनमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली चलता है और उनमें एंटीबॉडी लाइफ लॉन्ग रहते हैं टी मेमोरी सेल्स की वजह से। टी में बहुत से टाइप होते हैं, टी हेल्पर। सर हमारा लेक्चर कब खत्म होगा, क्योंकि हमारी अभी स्कूल का लेक्चर है ना, इसीलिए। कितने बजे है?
सर 11:20 को। अच्छा, तो हम तो जनरली 11:30 तक लेते हैं, तो आज 20 तक लेंगे, और क्या। ओके सर। 30 को तुम ज्वाइन कर सकते हो, तो 30 तक ले। ओके सर, तो नो प्रॉब्लम, 30 को कर दो। ले लो, तो 30 तक लेते हैं अपना, जैसे नॉर्मली होता है, बराबर। इसमें बहुत से टाइप है, मेमोरी ओके सर। सेल्स की हेल्पर होते हैं ना, वो बी सेल्स को एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं, और अगर ये हेल्प ना करे ना, तो एंटीबॉडी नहीं बनेंगे। एचआईवी में इसी को मार दिया जाता है, एचआईवी वायरस में ना, एड्स में वो इसी को मार देता है, और इसकी वजह से इम्यूनिटी लो हो जाती है, क्योंकि विदाउट दी हेल्पर सेल्स बी सेल अपना फंक्शन नहीं कर सकते, और किलर सेल तो मार देते हैं। और ये हेल्पर टी सेल्स है ना, वो जासूस जैसे है, वो बताते हैं कि यहाँ पर हमला हुआ है, यहाँ से वायरस या बैक्टीरिया घुसे हैं, यहाँ अटैक करो। पर अगर जासूस नहीं रहेंगे तो कहाँ अटैक होगा और कहाँ काम करना है वो पता ही ना चले। वो सब कुछ इतना तो डिटेल में 12th में भी नहीं है, पर ये बी और टी सेल्स के टाइप्स है। इसके बाद ये ग्लैंड काफी बड़ी है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर है, ये दिख रही है, ये एड्रिनल और ये एड्रिनल। इस ग्लैंड को दूसरा एक नाम भी दिया है सुप्रारीनल, क्योंकि सुप्रा वर्ड सुपीरियर से आया और रीनल वर्ड किडनी से आया, जिसका मीनिंग होता है कि किडनी के ऊपर है वो ग्लैंड। सुप्रा मतलब सुपीरियर, सुपीरियर टू किडनी, ऐसा आप कह सकते हैं। जो ग्लैंड कहाँ है, किडनी के सुपीरियर है, इसलिए कुछ लोग इसे सुप्रारीनल भी कहते हैं और हम एड्रिनल कहते हैं। कहाँ है, एक एक किडनी के ऊपर, एक एक, इसमें दो ग्लैंड दिख रही है क्लियर कट फोटो में, तो ये उसका लोकेशन है जहाँ किडनी है, वैसे दिख रही है। तो ये दोनों सुप्रारीनल या एड्रिनल ग्लैंड हुई। एड्रिनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करती है। अगर वो बंद हो जाए तो इंसान की डेथ होगी। कोई भी ग्लैंड अगर अपना पूरा फंक्शन बंद कर दे तो इंसान की डेथ हो जाएगी, क्योंकि हार्मोन्स हमारी बॉडी के दूसरा कंट्रोल सिस्टम है। पहला कंट्रोल न्यूरल सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती नर्व्स और वो, और दूसरा ये कंट्रोल है। कहते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड दो टाइप की टिश्यू से बनी है। कौन सी, मेड्यूला जो सेंटर में आया हुआ है, और कॉर्टेक्स जिनके सेल्स या टिश्यू पेरिफेरी आई हुई है। पेरिफेरी मतलब सेंटर से दूर, पेरिफेरी का मतलब क्या होगा, सेंटर से जो दूर है वो। दिख रहा है कॉर्टेक्स और ये मेड्यूला। इन्होंने मेड्यूला को डार्क कलर से दिखाया है और कॉर्टेक्स को लाइट कलर से। सेंटर का हिस्सा मेड्यूला दिख रहा है और आउटर बॉर्डर के नजदीक है वो कॉर्टेक्स दिख रहा है, बराबर। तो दो पार्ट में डिवाइडेड है कॉर्टेक्स मेड्यूला। ऑलवेज किसी भी जगह मेड्यूला उसे ही कहेंगे जो सेंटर में है, बीच में है, और कॉर्टेक्स उसे ही कहते हैं जो सेंटर से दूर है। ये रूल है। अब क्या होगा, ये दोनों अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कॉर्टेक्स का फंक्शन अलग है और एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला का फंक्शन अलग है। एक एडिशन नाम का डिजीज होता है। अगर एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन सफिशिएंट नहीं है, अंडर प्रोडक्शन है उनका, तो उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बराबर से होता, और इसलिए इंसान को वीकनेस होगी, और वो भी एक्यूट लेवल की, मतलब खतरनाक ज्यादा, और फटीग मतलब पेन होगा। थकान की वजह से पेन होता है ना, फटीग कहते हैं जनरली उसे। और इस डिजीज का नाम क्या है, एडिसन्स डिजीज। और क्या क्या होगा देखो लिखा है, हेयर लॉस हो सकता है, विजन ब्लरी हो सकता है, एब्डोमेन में पेन हो सकता है, भूख लगना, एपेटाइट मतलब भूख लगना, वो कम हो सकती है, स्किन ज्यादा डार्क होने लगेगी, और शेकिंग और ट्रिमर्स मतलब बॉडी हिलती रहेगी, वाइब्रेशंस आते रहेंगे बॉडी में, और खास तो डिप्रेशन आ सकता है। अगर बहुत ज्यादा अंडर प्रोडक्शन है तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। अब हम देख रहे हैं मेड्यूला क्या काम करता है, उससे कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड की मेड्यूला, मेड्यूला मतलब एड्रिनल ग्लैंड का सेंटर हिस्सा, तो उससे निकलता है एड्रीनालिन। क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है इसलिए एड्रिनल से एड्रीनालिन ये वर्ड पड़ा, बराबर। दूसरा उसका नाम क्या है, एपिनेफ्रिन।
उसी हार्मोन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन है। एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन एक ही है। और नॉर एड्रेनालिन ये दूसरा हार्मोन है और उसका दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एड्रेनालिन नॉर एपिनेफ्रिन एक ही है, एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन एक ही है। ये दो हार्मोन निकलते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। दोनों का फंक्शन क्या है? इन दोनों को कॉमनली एक ग्रुप में रखा गया है और उस ग्रुप का नाम क्या है? केटाकोलेमाइन। कैटेकोलेमाइन, कैट प्लस कोलिन प्लस एमाइन ऐसा वर्ड आया है। ये केमिकल ग्रुप है। इस ग्रुप में टोटल दो हार्मोन है, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। तो कैटेकोलेमाइन मतलब क्या? ये दोनों हार्मोन का ग्रुप। अब ये करते क्या है? ये तो सबको पता है। देखो, इमरजेंसी हार्मोन इसे कहते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर रिलीज होते हैं। इमरजेंसी मतलब फाइट और फ्लाइट। 10th में पढ़ गए होगे आप। या तो भागो या लड़ो। जब ऐसी एनवायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशन प्रोड्यूस हो, इमरजेंसी सिचुएशन में प्रोड्यूस होता है, इसका नाम इमरजेंसी हार्मोन है। इस कंडीशन में दो ही काम हमें करने होते हैं। वो क्या? या तो भागना होता है या लड़ना होता है। देखो, ये लड़ने की बात है और जब लग रहा है कि लड़ नहीं पाएंगे तो भाग जाएंगे। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब कुत्ता पीछे पड़े। या फिर जब एग्जाम में 10 मिनट बाकी और आपका बहुत सारा लिखना बाकी हो, तो तब क्या क्या होता है? देखो, इसमें लिखा है कि क्या होगा। प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, मतलब बड़ी इससे क्लियर विजन मिले। ट्रैवलिंग होगा, वाइब्रेशंस होने लगेंगे, हार्ट बीट और ब्रीथिंग फास्ट हो जाएंगी और आपकी स्किन पेल हो जाएगी। मतलब स्किन जो है वो कैसी होती है? पिंकिश होती है, उसकी जगह व्हाइटिश होने लगेगी। फीका, पेल मतलब फीका हो, फीका कहते हैं फीका पड़ गया है ऐसा, जिसमें कलर ना हो, कलर उड़ गया हो ऐसा। क्योंकि स्किन का ब्लड खींच के कहाँ ला दिया जाएगा? ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया जाएगा, जिससे फटाफट काम किया जाए। खास करके मसल तोड़ना हो तो भागने में आसानी है। जितना मसल्स में ब्लड ज्यादा पहुंचेगा उतना वो बेहतर काम करेगा। इसमें हम ऐसा ट्राई करते हैं कि इंसान की जान बच सके। देखो, उसके फंक्शंस भी हैं। फंक्शंस ऑफ कैटेकोलेमाइन्स मतलब एड्रेनालिन और एड्रेनालिन दोनों के आगे इंक्रीज अलर्टनेस। इंसान की अलर्टनेस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इंसान तभी बेटर डिसीजन ले सकता है जब वो और अलर्ट हो और कॉन्शियस हो। कॉन्शियसनेस इंक्रीज होगी, प्यूपिल डायलेट होगी, जिससे आपको बेटर विजन मिले, तो आप कहां भागना, कैसे क्या करना वो बेटरली डिसाइड कर सको। पाइलो इरेक्शन मतलब हमारी बॉडी के हेयर खड़े हो जाएंगे, गूस बम्प्स। पाइलो इरेक्शंस मतलब रेजिंग ऑफ हेयर्स। इससे क्या हो? बॉडी से हीट जो बाहर निकल रही थी वो कम हो जाए। पाइलो इरेक्शन इसलिए होता है क्योंकि थर्मल इंसुलेटिंग क्रिएट हो, जिसका मतलब है कि बॉडी जो बाहर हीट छोड़ रही थी वो हीट रिलीज कम से कम हो और हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बॉडी में बचा सके। रिलीज जो बाहर हो रही थी ना, उसे हमें कम करना है एनर्जी को, इसलिए पाइलो इरेक्शन होता है। स्वेटिंग होने लगेगी क्योंकि अंदर क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा सेल्स फास्ट काम कर रहे हैं, इसलिए हीट ज्यादा जनरेट होगी और यह इंसुलेटिंग इफेक्ट आएगी। इसके साथ साथ इंक्रीज द हार्ट बीट बढ़ जाएंगे, क्योंकि ज्यादा काम करना है तो ज्यादा हार्ट फंक्शन भी होगा। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत फास्ट होने लगेगा, उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ रेस्पिरेशन बढ़ेगा, क्योंकि इंसान को ज्यादा चाहिए ऑक्सीजन। और अब बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज होगा तभी एनर्जी ज्यादा मिलेगी। ऑक्सीजन तो हमने ज्यादा ब्रीथिंग प्रोसेस फास्ट करके ले लिया, और हमारे लीवर में जो ग्लाइकोजन होता है ना, उससे क्या बनने लगता है? ग्लूकोज। और ये सेल्स तक पहुंचने लगता है और इन दोनों की वजह से ज्यादा एटीपी बन जाता है, इससे हम ज्यादा फंक्शन कर पाए। और फोटो में आपको सारी चीजें दिखाई है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन बंद हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, और इसके पीछे रीजन यही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ब्लड था वो हमने कहाँ भेज दिया है? हार्ट की तरफ भेज दिया है, लंग्स की तरफ भेज दिया है, और खास करके तो मसल्स की तरफ भेज दिया है, क्योंकि अभी उनको ज्यादा काम करने की जरूरत है। डाइजेशन अभी टेम्पररी बंद हो जाएगा तो काम चलेगा, वो बाद में शुरू कर लेंगे, बचे तो सब कुछ कर पाएंगे आगे।
इसलिए किडनी से और इंटेस्टाइन से ब्लड खींच के उन ऑर्गन्स को पहुंचाता है जिसकी अभी ज्यादा जरूरत हमें है काम करने की, जैसे हार्ट है, जैसे मसल्स है। इसलिए आप कह सकते हैं कि किडनी का फंक्शन कम हो जाएगा, इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस टेम्पररी रुक सकती है। और अगर फिर भी ग्लूकोज कम पड़ रहा है तो दूसरा रास्ता क्या है कि फैट और प्रोटीन को तोड़ के हम उससे भी एटीपी बनाने का काम करें। अल्टीमेटली बॉडी में एनर्जी सफिशिएंट मिलती रहनी चाहिए और बढ़ानी पड़ेगी, वरना बॉडी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा। हाँ, तो ये सिस्टम बहुत खतरनाक है कि जिससे जैसी जरूरत वैसा काम होने लगे। और कॉर्टेक्स के फंक्शन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स खराब हो जाए तो इंसान की डेथ होगी। एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स क्या करता है? तो कहते हैं कि कॉर्टेक्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा है जोना रेटिकुलरिस, जो सबसे अंदर का लेयर है, ये देखो है ये लेयर जो मेड्यूला को कवर कर रहा है। फिर उसके बाद का जो लेयर है वो ये रहा, ये जोना फेसिकुलाटा, वो मिडल लेयर है। तो ब्लैक कलर से हाईलाइट किया वो रेटिकुलरिस, रेड कलर से किया वो फेसिकुलाटा, और सबसे बाहर का ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा है वो आउटर लेयर है और वो ये रहा। तो 3 लेयर में डिवाइडेड है। वैसे फिगर में इससे भी अच्छा दिख रहा है, तीनों लेयर बहुत क्लियर कट दिख रहे हैं। और ऐसा कहते हैं कि तीनों लेयर अलग-अलग हार्मोन रिलीज करते हैं। तो कॉर्टेक्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड हुआ और कॉर्टेक्स के तीनों हिस्से अलग-अलग हार्मोन्स रिलीज करके अपना फंक्शन करते हैं। हम सबसे पहले देख रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन-कौन से हार्मोन है। एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स को कॉर्टिकोइड्स कहा जाता है, क्योंकि कॉर्टेक्स से वर्ड क्या आया, कॉर्टेक्स और स्टीरॉइड, इन दोनों को मिक्स करके वर्ड बना है। स्टीरॉइड मतलब फैट। ये हार्मोन किससे बनते हैं? फैट के बने हार्मोन है। कॉर्टेक्स और स्टीरॉइड आपस में फ्यूज कर दिया तो वर्ड बना कॉर्टिकोइड्स। स्टीरॉइड का ऑइड्स लगाया पीछे और कॉर्टेक्स का कोटी कर दिया। मतलब ये हार्मोन कॉर्टेक्स के हैं और फैट के बने हुए होते हैं। उसमें मेनली कौन-कौन से हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके नाम में मीनिंग है, ग्लूको वर्ड का शुगर से आया और इसको कॉमनली कॉर्टिसोल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि इसका फंक्शन मिनरल के ऊपर होगा। और इसका मेनली इसका नाम क्या है? अल्डोस्टेरॉन। स्टेरॉन वर्ड वो अगेन फैट से आया हुआ है। स्टेरॉन का भी मीनिंग ये होता है रिलेटेड विद फैट। और ऑल वर्ड कहां से आता है? अल्कोहल, क्योंकि फैट बनने के लिए आपको अल्कोहल की जरूरत तो होती ही है, इसलिए कॉर्टिसोल में ऑल इसलिए है। तो देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या फंक्शन है, नाम में मीनिंग है। ग्लूको वर्ड कहां से आया लग रहा है? ग्लूकोज, ग्लूकोज। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स। तो नाम में मीनिंग है, ऐसा याद रखो कि मैंने इसमें नाम की मीनिंग बताया क्योंकि ये पता चलता है, याद इसी चीज है, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म यही कंट्रोल करता है जो ग्लूकोज से आता है। ग्लूको मतलब आप ऐसा कह सकते हैं रिलेटेड विद कार्बोहाइड्रेट्स, बराबर। ये उसका फॉर्मूला है, आपको याद नहीं रखना कॉर्टिसोल का। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेन कॉर्टिसोल है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का दूसरा नाम क्या है? कॉर्टिसोल, ये उसका दूसरा नाम है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। ऐसा कहते हैं कि हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल ही मेन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में, और ये हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन है। इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इंसान जब स्ट्रेस कंडीशन में होता है तब ये हार्मोन निकलता है, और अगर ये हार्मोन लंबे वक्त के लिए निकले तो उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये काफी काम के फंक्शन करता है, पर जब ये नॉर्मल अमाउंट में हो तो अगर इसका अमाउंट बढ़ गया, जो जनरली स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में बढ़ जाता है, तो खतरनाक रिस्पांस बॉडी में क्रिएट हो सकते हैं। इम्यूनिटी लो हो सकती है, बोन वीक पड़ सकते हैं, आर्टरी अपनी इलास्टिसिटी लूज कर सकती है, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज भी आ सकते हैं। और इवन नर्व सिस्टम जो है उसे डैमेज हो सकता है। इतना खतरनाक हो सकता है अगर इसका लेवल बढ़ जाए, और तब बढ़ता है जब स्ट्रेस हो, ओवर स्ट्रेस, ओवर डिप्रेशन।
इसलिए कहते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को भी अल्टर करते हैं। तो आपका मेंटल हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ेगा, क्योंकि डिप्रेस है, स्ट्रेस में है, तो ये सारी चीजें भी अफेक्ट होती है और इससे बॉडी के फंक्शंस अफेक्ट होंगे। इसका मेन फंक्शन क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसका मतलब क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब मैं बताता हूँ, लिपिड को तोड़कर और प्रोटीन को तोड़कर। जनरली ब्रेक डाउन का मतलब ही होता है लाइसिस। इसलिए देखो ये क्या वर्ड यूज किया है, लाइसिन मतलब क्या? ब्रेक डाउन। ये किसे तोड़ेगा? लिपिड और प्रोटीन को तोड़ेगा। ये इसलिए तोड़ रहा है क्योंकि इसने इसे तोड़ के क्या बनाना है? ग्लूकोज। लिपिड और प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस का मीनिंग क्या होगा? फॉर्मेशन। तो इस वर्ड का मीनिंग होगा कि लिपिड को तोड़ना। लाइपोलिसिस मतलब लिपिड ब्रेक हो रहा है, प्रोटियोलिसिस मतलब प्रोटीन ब्रेक हो रहा है और बन क्या रहा है? ग्लूकोज। ये क्या करता है? इस सेल के अंदर एमिनो एसिड्स का यूज होना रोकता है। एमिनो एसिड्स को यूज होने से रोकता है। देखो सेल के अंदर एमिनो एसिड जा रहे थे और वो यूज हो रहे थे ना, उसे इसने रोका। वो एमिनो एसिड को अंदर नहीं जाने देगा। वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करता है। हार्ट और ब्लड वेसल्स उनकी हेल्थ को मेंटेन रखेगा। वो किडनी के फंक्शन को भी मेंटेन रखता है। कॉर्टिसोल प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस, मतलब इन्फ्लेमेशन होता है जब मच्छर काटते हैं तो क्या होता है? स्किन सूज जाती है और रेडिश हो जाती है, वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहां इचिंग होता है या इंजरी होती है। हमें जब कोई चीज लगती है तो वहां की स्किन कैसे रेडिश हो जाती है, वहां कुछ समय के बाद हमें इचिंग फील होती है। ये सारे सिम्टम्स इन्फ्लेमेशंस के। ये उसका ऑपोजिट करता है। मतलब अगर आप किसी को कॉर्टिसोल दे दोगे ना इंजेक्शन, तो उसका पेन गायब हो जाएगा, उसे जो दर्द हो रहा था वो भी गायब हो जाएगा, एलर्जी के सिम्टम्स तो फटाफट से मिट जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि इसका लेवल हमें बॉडी को सीवियर डैमेज करेगा। और तो हम कहते हैं कि डॉक्टर स्टीरॉइड दे रहा है, स्टीरॉइड दे रहा है, वो अल्टीमेटली क्या दे रहा होता है? ग्लूकोकॉर्टिकोइड ही दे रहा होता है। सर्दी जुकाम में स्टीरॉइड दे दो तो गले में दर्द हो रहा था, बार बार खांसी आ रही थी, छींके आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी, गले के नीचे हम खाना नहीं उतार पा रहे थे, वो सब मिट जाएगा। स्टीरॉइड इतना खतरनाक है कि एलर्जी सिम्टम्स को फटाक से रिलीज करता है, क्योंकि वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, सारे एलर्जी सिम्टम्स को कम कर देगा। और ये लेने से बॉडी में क्या होता है? डैमेज। इसे जनरली डॉक्टर कहते हैं लोग स्टीरॉइड नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका हायर लेवल बॉडी में बहुत बड़े लेवल का चेंज कर सकता है। देखो ये इम्यूनिटी को क्या करता है? सप्रेस करता है, मतलब इम्यूनिटी लो करता है। हमें लग रहा है डिजीज भाग गया, पर हम इम्यूनिटी लो कर रहे हैं, हम लो इम्यून स्टेज में चले जाएंगे। इसीलिए डिप्रेशन के स्टेज में इम्यूनिटी लो हो जाती है, क्योंकि ये हार्मोन का अमाउंट बढ़ जाता है। और भी बहुत से फंक्शंस है, जैसे डाइजेशन को शट डाउन करना, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना, थायराइड के फंक्शंस को भी ये रोक देता है, इसलिए उसकी भी इफेक्ट होगी। ओव्यूलेशन को रोक देता है, ओवम को बाहर नहीं निकलने देता, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है, इम्यून सिस्टम को इंपेयर करता है, मतलब स्लो कर देता है। इसीलिए स्टेरॉइड नहीं लेने चाहिए। और दूसरा, हमें कैसे भी करके मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना चाहिए। मेडिटेशन, योगा और डेली एक्सरसाइज और हॉबी डेवलपमेंट, इनसे हम क्या कर सकते हैं? और या तो हमारा कम्युनिकेशन, फ्रेंड सर्कल डेवलप करके हम अपने मेंटल हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम इतना सब तो बुक में लिखा नहीं है, ये आरबीसी के प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है, मतलब आरबीसी के प्रोडक्शन में इसका रोल है, आरबीसी को प्रोड्यूस करवाता है, इसकी वजह से आरबीसी ज्यादा प्रोड्यूस हो गए। अब दूसरा हार्मोन जो बचा था वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। नाम में मीनिंग है, मिनरल्स को कंट्रोल करता होगा। इसका दूसरा नाम हमने क्या रखा था? आल्डोस्टेरोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बहुत सारे हैं, और उसमें से बॉडी में जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो आल्डोस्टेरोन है। जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बहुत से हैं, और उसमें से मेन कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में मेन कॉर्टिसोल था, वैसे यहाँ मेन क्या है? आल्डोस्टेरोन।
इसका काम वाटर का लेवल और इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब मिनरल लेवल मेंटेन करना है। और आपको यहाँ फिगर में दिखाया है ये पूरा मैकेनिज्म है कि किस तरीके से ये इवन ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। इसका काम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना है, क्योंकि ये मिनरल्स का लेवल बढ़ाएगा तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट सब्सटेंस बढ़ेंगे। अगर सॉल्यूट सब्सटेंस बढ़ेंगे तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। और वो सॉल्यूट सब्सटेंस कौन से हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि मिनरल्स, उनके लेवल को ब्लड में बढ़ाएगा, क्योंकि वो बढ़ेंगे तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। इसलिए तब भी निकलता है जब हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए, उसे बढ़ाने के लिए। तो एल्डोस्टेरोन मेन मिनरल ऑफ कॉर्टिकोइड है, बहुत सारे पर उसमें से मेन एल्डोस्टेरोन है। क्या फंक्शन है ये शायद लास्ट स्लाइड होगी, खत्म हो गया ना इसके बाद तो 2-3 लाइनें। फंक्शन क्या है? एल्डोस्टेरोन का फंक्शन है रेनल ट्यूब्यूल्स को स्टिमुलेट करना। किसके लिए? कि बहुत सारा पानी जो यूरिन में अभी बाहर निकल रही थी उसे और सोडियम को निकालने से रोकने के लिए ये क्या करता है, ये किडनी की ट्यूब्यूल से यूरिन से बाहर जाने वाले वाटर और सोडियम को वापस कहाँ डाल देता है? ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर जो K+ और फॉस्फेट था उसे ट्यूब में डाल देता है। इसे K+ और फॉस्फेट ब्लड से ट्यूब में निकलकर यूरिन से बाहर निकाल जाएंगे, और जो ट्यूब से यूरिन में बाहर निकल रहे थे वो सोडियम और वाटर को इसने खींच के ब्लड में डाल दिया। इसलिए इसका काम क्या है? इसका काम ऐसा कह सकते हैं कि ब्लड में ये इसको क्या करता है, लो। इसका काम है इसे लो करना और वाटर और इन दोनों को क्या करना, बाहर निकालने से रोकना, हाई करना। अगर वाटर और सोडियम ब्लड में हाई हो गए तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही, और K+ फॉस्फेट कचरा हो गए, एक्स्ट्रा हो गए, इसलिए उसे बाहर निकालना है। वैसे तो ये पूरा बेनिफिशियल हुआ, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब कम हो जाता है तब ये क्या करता है, किडनी से वाटर और सोडियम को वापस खींच लेता है, जिससे ब्लड प्रेशर को वापस बैक टू नॉर्मल या जो कम हो गया उसे क्या कर सके, हाई कर सके। पर उसके साथ साथ रेनिन नाम का हार्मोन और एंजियोटेंसिन नाम का जो यहाँ पर केमिकल है वो यहाँ साथ में उसके एक्ट करते हैं, ये इनका भी रोल है। इसलिए इस मैकेनिज्म का नाम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म है, और वो इतना आपको बेटरली समझाया नहीं। और अगर इसे समझना है तो देखो, जैसे ही ब्लड प्रेशर लो होगा तो किडनी को पता चलेगा, किडनी अपने अंदर से एक रेनिन नाम का हार्मोन छोड़ेगी, वो रेनिन घूमता घूमता पहुंचेगा लीवर के पास, तो लीवर अपने अंदर से छोड़ेगा एंजियोटेंसिनोजन जो एक इनएक्टिवेटेड प्रोटीन है, उसे एक्टिवेट कर दिया जाएगा और एंजियोटेंसिन 1 बनवा दिया जाएगा। एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 कौन बनाता है? ये SEE जो लंग से निकलता है। एंजियोटेंसिन 2 खतरनाक कंस्ट्रिक्टर है, ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को ऐसी होगी ना तो उससे ऐसी कर देगा, और अगर ब्लड वेसल्स छोटी होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही ना, पाइप छोटी हो जाती है तो प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए इस मैकेनिज्म को कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। ब्लड प्रेशर जब कम हो जाए ना तो उसे बढ़ाने के लिए ये सब होता है। इसलिए क्या करता है, ब्लड प्रेशर को तो रेगुलेट करता ही है, उसके साथ साथ हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर तो हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब वाटर प्रेशर, बॉडी के अंदर वाटर का लेवल, वाटर के जरिए वो बॉडी लेवल या ब्लड का अमाउंट मेंटेन रखेगा, और बॉडी में मिनरल्स का जो लेवल है, अमाउंट है, उसे भी बढ़ा के वो मेंटेन रखता है। ये सब मेंटेन करने का काम इसका है। और इसके साथ साथ ये लास्ट स्लाइड, हम ऐसा कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जनरली कहां से निकलते हैं? टेस्टिस और ओवरी से, पर ऐसा नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स भी थोड़े एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड निकालता है। एड्रिनल ग्लैंड के स्टेरॉइड है इसलिए एंड्रोजेनिक वर्ड यूज किया।
मतलब टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से टेस्टिस और ओवरी से नहीं निकलते, एड्रिनल ग्लैंड से भी थोड़े बहुत निकलते हैं और इनका काम वैसा ही है जैसा वहां था। तो जैसे कि एक्सियल हेयर का बॉडी हेयर पे ग्रोथ करना, प्यूबिक जेनिटल ऑर्गन्स वाले रीजन पे हेयर ग्रो करना, फेशियल हेयर का ग्रोथ करना प्यूबर्टी आने पर, मतलब टीनेज में आने पर, जैसे टेस्टोस्टेरोन का हम पढ़ेंगे वैसा ही रोल इसका है। अब यहाँ से एक नया टॉपिक होगा जो अगली बार करेंगे। चलो जानवी, तुम निकल गई कि वो? हूँ सर मैं। अच्छा ठीक, चलो बराबर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पेन प्लीज। आप लोग लेफ्ट हो सकते ओके हो। सर। सर आप 2:30 को मैं आपको मैसेज कर दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक ठीक, चलो मैं, तुम जल्दी फ्री हो? तुम कितने बजे फ्री हो रही जानवी? सर मैं तो दोपहर को फ्री होती हूँ, कितने बजे पर? पूरा 1 से 4:30 तक तो फ्री होती हूँ।